Respected Vice Chancellor Sir, Jainesh Bhai, trustees, who is trustee from LVGST, dignitaries on the dais, off the dais, and dear all of you, uh, साध्वी जी, महायशेष जी यहाँ पर बैठे हैं, यशेष जी महाराज साहब और अन्य साध्वी जी, सभी को नमस्कार, वंदन, प्रणाम करके मैं अपनी बात प्रस्तुत करूंगी। एक ऐसी सोसाइटी और जो सोसाइटी में आज हम हैं, उस सोसाइटी के क्या कोई संकेत ऋषभदेव में प्राप्त होते हैं? अगर प्राप्त होते हैं तो वो कैसे प्राप्त होते हैं, एंड हाउ एग्जैक्टली उन्होंने सोसाइटी की कल्पना की थी, सोसाइटी के स्ट्रक्चर की कल्पना की थी, उसकी 2-3 बातें हम यहाँ प्रस्तुत करोगे। कल्पसूत्र में एक बात आती है, पुण्य विजय जी ने जो संकलन किया है उसमें, उसम्भे इवा वो ऋषभदेव पढ़मम राया, जो सबसे पहले भिक्षुक थे, पहले राजा थे, प्रथम जिनेश्वर थे, प्रथम तीर्थंकर थे, वो ऋषभदेव, और जिनका विस्तृत जीवन चरित्र हेमचंद्राचार्य ने 63 शलाका पुरुष में लिखा हुआ है। उसके पास जाते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि ऋषभदेव, देव को राजा भी कहते हैं, वो सिर्फ भगवान के लिए यूज नहीं होता है। तो ऋषभदेव राजा कैसे बने? थिंक कि कोई इंसान राजा कैसे बनता है? तो लोकतंत्र की शायद सबसे पहली शुरुआत यहाँ से होती है, क्योंकि नाभि राय जो थे, नाभि राय और मरु देवी, आपने नाम सुना, किसी ने मारू कहा, किसी ने मरु कहा, वो नाम में थोड़े फर्क आते हैं, भेद आते रहते हैं, किंतु नाभि राय के पास प्रजा गए, वो अंतिम कुलकर थे, उनके पास प्रजाजन कुछ प्रश्न लेकर गए, और प्रश्न लेकर गए तो उन्होंने पूछा कि ये प्रश्नों का कैसे हल निकाले, एंड दैट टाइम नाभि राय सेड कि आप ऋषभ के पास जाइए, आदेश्वर के पास जाइए। तो वो जब ऋषभ के पास आया, उन्होंने कहा आप अपने राजा ऋषभ के पास जाइए, तो एक लेगेसी तो मिली, किंतु प्रजा ने तुरंत नहीं स्वीकार किया था। प्रजा को उन्होंने जब उस चीज का सॉल्यूशन दिया, वो जो भी प्रश्न लेकर गए थे, और वो सॉल्यूशन मिलते ही वो प्रजा के राजा बने। तो राजा प्रजा की सम्मति से बनता है। राजा वो है, प्रजापिता वो है जो प्रजा की मदद करता है। और इस उन्होंने किस तरह से मदद की, अलग अलग समय पे यू हैव हर्ड लॉट्स ऑफ थिंग कि उन्होंने 3 वर्ग बनाए, और जो तीनों वर्ग क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो काम के आधार पे थे, वो कभी धर्म के आधार पे थे ही नहीं, कर्म के आधार पे जो थे। और उनकी वहां से जो हमें 64 कला और 72 कला जो मिली है, पुरुषों की बहुत ग्रंथों में ऐसा उल्लेख भी है, ग्रंथ में 2 प्रकार के उल्लेख है, लेकिन अगर ग्रंथों में ऐसा भी उल्लेख है, जो 72 कला पुरुषों की थी वो उन्होंने भरत को, और 64 कला उन्होंने बाहुबली को सिखाई। वो कला के जब हम नाम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइफ यहाँ पर हुआ है। सब कुछ, सौंदर्य से लेकर, अस्त्र से लेकर, शस्त्र से लेकर, एवरीथिंग, कैसे बोलना है, कैसे करना है, उन सारी चीजों का वहां हमें उल्लेख मिलता है। उसकी सीधी चीज में अगर लेकर आती हूँ आगे जाकर के, ऋषभदेव ने ये दिए हमें कला सिखाई, उनके बेटे को कला सिखाई, एक लेगेसी उन्होंने निर्माण की। उसके बाद जब मैं आगे जाती हूँ कि पुरुषों की जो 72 कला है और स्त्रियों की 64 कला है, उसकी जब मैं बात करती हूँ, तो हमने कृष्ण के बारे में सुना है, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण पढ़ रहे थे, सुदामा पढ़ रहे थे। तो ऐसे मन हुआ कि एक्चुअली वो जहाँ पढ़ रहे थे वो गुरुकुल में जाए, वो शिक्षा केंद्र क्या है, और वहां जाकर देखा तो आज वो उज्जैन में है, और वहां जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वहां जहाँ कृष्ण पढ़े हुए हैं वहां 64 कलाओं का नाम दिया है। ये 64 कला जो आदेश्वर ने 72 और 64 कला में दिखाई थी वही कला है। तो एक आपको पूरी परंपरा मिलती है, समय के साथ उसमें कुछ छूट गई, कुछ नहीं मिली, किंतु आज भी उज्जैन में वो संवतीपुर में वो आश्रम है, और जहाँ वो संवतीपुर, वहां वो क्लेम करते हैं कि यहाँ पर वो आश्रम था, और वो आश्रम में 64 कला में जहाँ कृष्ण और बलराम पारंगत थे, तो वो संवतीपुर में आज भी चित्र के साथ खड़ी रखी हुई है, और उनके भी नाम पढ़ते हैं। तो ये जो एक पूरी लेगेसी हमें वर्षों पहले, सालों पहले जो ऋषभ से प्राप्त हुई है, वहां से मिलती है। ये आज बात किस चीज की करते हैं, बार बार हम करते हैं कि 3 चीजें विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन। रोटी कपड़ा और मकान की बात तो हमने बहुत सुनी है, मनोज कुमार ने बहुत फेमस कर दिया था रोटी कपड़ा मकान, लेकिन रोटी कपड़ा मकान का एक पूरा हिस्सा देखिए क्या है, व्हाट यू रिक्वायर फॉर योर लाइफ, लाइवलीहुड। 80 आपको आपके रक्षण के लिए क्या चाहिए?
मसी चाहिए, और आपको आपके कृषि चाहिए आपको खाने के लिए, आपको अपने रक्षण के लिए असी चाहिए, और आपको विद्या के लिए मसी चाहिए। और ये मसी उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी अपनी दो बेटियों को सिखाया। सोशल स्ट्रक्चर उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लाई करके दिखाया। इंडियन नॉलेज सिस्टम की या ज्ञान भारत की जब बात करते हैं तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर टॉकिंग ऑलवेज अबाउट स्किल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। तो ये क्या है, मैं 5 या 6 कलाओं का सिर्फ नाम पढ़ूंगी तो आप कहेंगे ये सारे तो हम स्किल डेवलपमेंट में सिखाते ही है, जैसे कि कैसे गीत गाना है, कैसे नृत्य करना है, कैसे ढोल बजाना है, कैसे मृदंग चलाना है, कैसे ज्योतिष करनी है, कैसे आपको षट भाषा, एक भाषा नहीं, आपको षट भाषा सीखनी है, जैसे अंजन मतलब सौंदर्य को किस तरह करता है, मर्दन कला क्या है। तो ऐसी बहुत सारी कलाएं, उन सारी कलाओं से हम पसार होते हैं। तो एग्जैक्टली आज स्किल डेवलपमेंट में या कौशल की बात करते हैं और उसमें वो जुड़ा हुआ है। हम कई बार पश्चिम अपनी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए हम पश्चिम की फिलोसॉफी के पास जाते हैं, और पश्चिम की फिलोसॉफी के पास जाते हैं तो पता चलता है कि सबसे बड़ा राजा कौन होता है, जिन्होंने बहुत सारा साम्राज्य जीता हुआ है वो राजा होता है, जो प्रजा का भरण पोषण करता है वो राजा होता है। ऋषभ कहते हैं कि राजा वो होता है जो अपनी प्रजा को स्वावलंबी बनाता है, और उन्होंने प्रजा को स्वावलंबी बनाने का सबसे पहली नींव डाली है। दूसरी चीज, जब कृषि की बात आती है तो कृषि जो आप अगर भाषा का पूरा विकास देखेंगे तो हमको पता है मेसोपोटामिया से के लेकर वहां हमें कुछ आर्य संस्कृति और सब चीजें चलती है। भारत यूरोपीय भाषा जिसको हम कहते हैं 12 या 13 कुलों में भाषा विभाजित है। तो हर बार हमने विकास का कैसे देखा है कि माइग्रेट करती है प्रजा, यहाँ से वहां जाती है, वहां से यहाँ जाती है, फिर वो माइग्रेट करते करते उसका विकास होता है, और विकास का केंद्र होता है नदी का किनारा, वहां ज्यादातर प्रजा विकसित होती है। अगर थोड़ा सा शार्पली और थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर हम करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ से प्राप्त होती है कि जो शब्दों का फर्क आया है ना, जिसके बारे में मैंने कहा था आर्य, आज हम आर्य, आर्य शब्द हमारे यहाँ विशेषण के रूप में कहा जाता था, वो कभी भी कोई प्रजाजन या किसी के बारे में नहीं। आर्य का मतलब होता था आपकी सुजता, आपकी सुसंस्कृति, जो सुसंस्कृत है इसको हम आर्य कहते हैं, और ये विशेषण, तो वो कोई आर्य प्रजा नहीं थी, वो सारे लोग जो सुसंस्कृत थे उनके लिए थे। लेकिन ऋषभदेव ने उन सबको भी सिखाया जिनके लिए कुछ हंटिंग करते थे, तो सॉरी मैं बात कर रही थी कृषि की, तो वो हंटिंग जो कर रहे थे तो वो क्या करते थे, वहां की जमीन खत्म हो गई, आगे गए, तो जब उन्होंने कृषि विद्या सिखाई तो उस समय वहां उनको सेटल होना सिखाया। क्योंकि कृषि विद्या का मतलब क्या होता है, आज भी गांव में जो कृषि होती है तो आप खेती करते हो, उसका मतलब आप वहां रहते हो। नेमचंद्र जी जैन का एक बहुत ही अच्छी किताब है, उन्होंने ऋषभ अनुशीलन पे काफी कुछ लिखा है, वहां उन्होंने बहुत अच्छी तरह पूरा विस्तृत रूप पे बताया है कि आप जब खेती करते हो तो वो आप कहते हो ये मेरी खेती है, ये यहाँ फिर आप सेटल होते हो। पहला ये सामाजिकता का सेटल होना, इसकी बात यहाँ से हमें प्राप्त होती है। ऐसी बहुत सारी बात है, क्योंकि कुलकर परंपरा में आज मुझे लगा था कि हम थोड़ी वो भी बात करें जो ऋषभ ने नहीं दी है, फिर भी किस तरह से उस समय पे लोगों को पनिश किया जाता था। तो 3 शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, हकार मकार अने हकार मकार नकार, ये 3 शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कि पनिशमेंट के लिए, बट वो उनके पहले कुलकरपुरी परंपरा में ये आ गए थे, जिनको कि आप किसी के सामने अपनी भूल का स्वीकार करते हो। हम चर्च में जाते हैं और हम कन्फेशन करते हैं। अब देखिए सारी चीजें संस्कृति के जो चिन्ह है या संस्कृति की जो कुछ लेगेसी है पूरी, कहीं ना कहीं जाकर मिलती है। नकार मतलब तुम्हें ये नहीं करना है, तो उस समय लोगों को कई किसी चीज करने से जाहिर में मना कर देना वो भी उनको इंसल्ट लगता था, तो उनको दूर करना वो भी तो इस वो ऋषभ की कुलकर परंपरा में आता है, इसलिए हम उसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट एक नीति, एक परंपरा, एक संस्कृति का एक पूरा विकास ऋषभ से होता है। और अलग अलग समवायन सूत्र में या फिर अलग अलग जम्बू द्वीप में ये सारे वर्णन आते हैं। तो जब बात करते हैं कि ये सिर्फ कला कुछ स्त्रियों के लिए है या ये कला सिर्फ पुरुषों के लिए है, किंतु वो भेद तो था ही नहीं, क्योंकि मैंने सबसे पहले वही कहा आपको कि उन्होंने स्त्रियों की 64 कला तो बाहुबली को सिखाई और ब्राह्मी सुंदरी को तो उन्हें गणित और भाषा सिखाई।
तो भाषा ब्राह्मी लिपि को हम बहुत सारी लिपियों की जननी भी कहते हैं। तो ये एक सोशल स्ट्रक्चर जहाँ स्त्री को पढ़ाना है, एक सोशल स्ट्रक्चर कि जहाँ पर आपको अपना घर बसाना है, एक सोशल स्ट्रक्चर जहाँ आपको अपना रक्षण करना है। बट कैसे? स्वदेश की आज बात है, स्वदेश बहुत पहले आ चुका था, क्योंकि आपको आता है कि कैसे आप ज्योतिष विद्या को जानते हो, या फिर कैसे आपको घर बनाना है, या फिर किस तरह से आपको पुष्पों की माला बनानी है। आप वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की बात करते हैं, तो ये पुष्प की माला बनाना हो, या फिर किसी चीज को अच्छी तरह से एग्जिबिट करना हो, उसको श्रृंगारना हो, आंखों में काजल भी कैसे लगाना है, वो भी उन्होंने सिखाया था। तो उन्होंने ये चीज पुरुष या स्त्री ऐसा कोई भेद नहीं रखा था। उन्होंने सर्व प्रजाजन, सर्व हिताय और सर्व सुखाय का एक जो पूरा था। आयुष्य की बात करते हैं तो कितने सालों तक वो प्रवृत्ति धर्म से निवृत्ति धर्म तक गए, तो उन्होंने पूरी प्रवृत्ति अपने प्रजा को सेटल किया, अपने जो संतान है उनको सारी कुछ चीजें सिखाई ताकि वो आगे उनको सिखा सके। तो पूरी एक प्रवृत्ति धर्म का जो एक पूरा स्पष्टीकरण है, वो स्पष्टीकरण हमें यहाँ से बहुत सिद्ध रूप से और सही तरीके से प्राप्त होता है। असीम असी कृषि की जब बात होती है तो उसको मैं 6 बातों में, मुझे उसके साथ 6 बातें जो मुझे लगती है और वो मैंने पढ़ी है, वो बात प्रस्तुत करूंगी कि सिर्फ असीम असी कृषि या खेती का या सिर्फ कलाओं का या सिर्फ सीखना, मतलब विद्या का सीखना या फिर अपना शस्त्र या अपना रक्षण करना नहीं है। क्योंकि कोई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि भाई जैन धर्म तो अहिंसक है, तो फिर आपको शस्त्रों की क्या जरूरत पड़ी, आपको क्यों जरूरत पड़ी? तो आप देखिए कि आपकी रक्षा करना, आपकी रक्षा करने के साथ जब उसको पूरा आध्यात्मिक लेवल पे आप ले जाते हैं तो बाहरी शत्रु से आपकी रक्षा करना, दोनों प्रकार के शस्त्रों की आपको आवश्यकता है। आपके शारीरिक रक्षण की भी आवश्यकता है और आपके आत्मिक रक्षण की भी एक आवश्यकता है। तो ये चीज भी यहाँ से हमें एक बहुत क्लियरली एक प्राप्त होती है। जब मैं 6 चीजों को असीम असी कृषि में देखती हूँ तो बीज, कृषि का मतलब होता है बीज का बोना। प्रकृति के साथ उनका जो पूरा तादात्म्य है वो बहुत ही, उनके पूरे जीवन को देखते हैं तो हर चीज में प्रकृति के साथ एक तादात्म्य है। सुबह यहाँ से एक बात हुई थी मंच पर से ही कि अपरिग्रह की बात हुई थी। तो अपरिग्रह के, आप प्रकृति के साथ जब तादात्म्य करते हो तो आप प्रकृति के पास से वो चीज नहीं एक्स्ट्रा लेते हो जिसकी आपको जरूरत नहीं होती है। तो बीज, बीज के द्वारा कृषि करना, तो सबसे पहले वो बीज कृषि के लायक है इस बारे, और उतना ही उसको करते हैं जितनी आपको जरूरत है। क्योंकि खेती का एक सिद्धांत यहाँ तक जाता है कि आप उसमें भी तो हिंसा करते हो, किंतु ये हिंसा जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है, आपको रहने के लिए आवश्यक है, उतनी ही हिंसा करो। आपके परिग्रह को पोषने के लिए आवश्यक है वो हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि ये शरीर को टिकाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। तो आत्मा केंद्र है, शरीर केंद्र नहीं है। तो एक वो पूरा फिलॉसफी तक हम जाते हैं। यहाँ से कलम क्या है? कलम जो आपकी विद्या जो है वो कलम क्या है? वो कलम कला को तो आपको जागरूक करती है, किंतु साथ में वो स्त्रियों के शिक्षण को जागरूक करती है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात सिर्फ रूम ऑफ वंस ओन में इन्होंने की थी, ऐसा नहीं है। रूम ऑफ वंस ओन जो हमारी बहुत ही अच्छी फेमिनिस्ट है उन्होंने की थी, वैसा नहीं है। उससे पहले ये बात हो चुकी थी, क्योंकि गणित सिखाया है। पुरुषों में ही लॉजिकल बुद्धि होती है या पुरुष ही इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। गणित में ही उन्होंने सुंदरी को सिखाया था। तो वो एक, अब सुंदरी को गणित सिखाना, ये एक विचार को रखना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। और क्योंकि कोई, मैंने पहले ही शुरू में कहा कि कोई भी चीज जब पश्चिम से आती है ना तो वो बहुत हमें प्यारी लगती है। बट मुझे हमेशा लगता है कि मैकलोन की जो एजुकेशन सिस्टम आई, हम लोगों ने बाबू तैयार किए, बट हमारी पूरी परंपरा तो बाबुओं को तैयार करनी थी ही नहीं। हमारी पूरी परंपरा में स्वावलंबी था, हमारी पूरी परंपरा में स्वदेश के प्रति कि अपना चीज अपने आप बनाओ और अपने आप स्वावलंबी बनो, वो पहले से थी। वो हमारे यहाँ प्राचीनता से सिखाई गई थी, और उस जो सिखाई गई थी उसको कई सालों तक, क्योंकि अगर ऋषभदेव की 64 और 72 कला का एक नमूना आपको आज सेवंतीपुर में मिलता है, कृष्ण के जो कृष्ण जहां पर सीखे थे शांतिप्रिय ऋषि के आश्रम में, तो आपको पता चलता है कि ये परंपरा कहीं टूट गई है। बाद में जब हम आधुनिकता के पास गए तब तक वो परंपरा नहीं टूटी थी। सोशल स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी बात होती है मनुष्य का किस तरह से आप निर्वहन करते हो और मनुष्य को किस तरह प्रगति की ओर ले जाते हो। प्रगति भौतिक हो और प्रगति आत्मिक हो।
ऋषभदेव ने, ऋषभ राजा ने वो दोनों चीज की ओर ध्यान दिया था और दोनों चीज को वो रखा हुआ था अपनी कलाओं के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, प्रैक्टिकली वो प्रूव करके। थैंक यू सो मच।